हम अपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट की बात करेंगे और इसके साथ ही आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और साथ में वीडियो के एंड में कुछ आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो प्लीज उन क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि भाई ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था। ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, हमारा है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। ठीक है, ये सब चीजें हमने ऑलमोस्ट पढ़ ली थी और हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी पढ़ी थी अपने उस टाइम की, है ना। तो आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कम ऑन, आज क्या पढ़ना है? नंबर 1 ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में जो वर्कर थे वो कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे, यानी कि हम अपने सारी की सारी एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 कौन सी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी एंड टेरिटरी सेक्टर की एक्टिविटी। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग आती है, एनिमल हस्बेंड्री आती है ना, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह ये सब चीजें आती है प्राइमरी सेक्टर में। ओके, सेकेंडरी में क्या आते हैं? जितनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जितने भी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, सारी किसमें आती है? सेकेंडरी सेक्टर में आती है। और टेरिटरी सेक्टर में क्या आता है? जितनी भी सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, जैसे बैंकिंग क्या कर रही है आपको? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। एजुकेशन क्या हो रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सर्विस, ये सारे क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? आपके टेरिटरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो स्टिक से बता रहा कि सबसे फर्स्ट किसकी बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जैसा मैंने बोला सेम वही बात लिखी है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें 3 सेक्टर, सेम वही बात लिखी है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें 3 सेक्टर की बात करिए, तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। और एग्रीकल्चर किसके अंदर आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में अराउंड 72.7% पॉपुलेशन हमारी किस में लगी हुई थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी। इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? कृषि प्रधान देश। क्या है इंडिया? एक कृषि प्रधान। एग्रीकल्चर सेक्टर में उसकी मेन उसकी प्रोडक्टिविटी रहती है हमेशा से। ओके, तो सर ये तो अच्छी बात है, लेकिन ना वहीं पे साथ में कुछ और डाटा दिया। वो क्या दिया? द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम एडवांस कंट्री की बात करें जैसे कि इंग्लैंड, यूएसए, जापान, ठीक है, इन सब की बात करिए, जर्मनी, यहाँ पे मुश्किल से अमेरिका में 2% पॉपुलेशन, इंग्लैंड और अमेरिका में पूरी पॉपुलेशन के ओनली 2% लोग किस में लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर में। इंडिया में कितने लगे हुए हैं? 72% लगे हुए थे। वहीं हम बात करें जापान की, तो ओनली 12% पॉपुलेशन लगी हुई किसके अंदर? एग्रीकल्चर में। और इंडिया में 72.7%। जर्मनी की बात करें, ओनली 4% पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन का खाली 4% लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, बाकी सब अदर एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर 72.7%। ये क्या शो कर रहा है? बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड है, कुछ काम धंधा नहीं है, बस क्या कर रहे हैं लास्ट में? अपने एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ओके, सेकंड, इंडस्ट्री एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन होता है। हमें पता है कि सबसे ज्यादा जॉब्स कहाँ पे होती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर में होती है। लेकिन इंडिया के अंदर मुश्किल से 9% लोग ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क कर रहे थे, ओनली एंड ओनली 9%। ओके, अगर मैं डेवलप्ड कंट्री की बात करूं, जैसे अमेरिका की बात करूं, तो वहां पे कितने लोग थे? यूएसए में 32% लोग किसमें थे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे। वहीं अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो 42% थे। और अगर मैं जापान की बात करूं तो 39% पॉपुलेशन किसमें थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। यानी कि एक जगह पे यूएसए में 32, इंग्लैंड में 42 एंड जापान में 39। और इंडिया की बात करें तो ओनली एंड ओनली 9% पॉपुलेशन ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही थी। इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रिया ही नहीं थी।
ओके वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बियरली 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन द इंडिया वाज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड माइनिंग। मुश्किल से 9% लोग ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में वर्क करते थे। इसका मतलब क्या शो कर रहा है? इट इज आल्सो शोइंग द फर्दर प्रूफ हाउ बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। दोबारा से क्या शो कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। ओ माय गॉड सर, कितनी बार बेइज्जती करेंगे इंडिया की? भाई उस टाइम की बात है, जैसा बुक में लिखा है वैसा मुझे बताना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ओके देखो भाई क्या बताया इन्होंने, प्राइवेट सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम करते हैं? 72%। ओके सेकेंडरी सेक्टर में कितने कर रहे थे? 9 या 10%। ओके एंड टेरिटरी में कितना कर रहे हैं? बियरली 17%। टेरिटरी में 17%, 10% एंड 72%। ओ माय गॉड सर, इसका मतलब मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ पे काम कर रही है? मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही काम कर रही थी। यानी कि जो ग्रोथ हो रही थी इकोनॉमी की, अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो रही थी। यानी कि एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है, मींस वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बाकी सारे सेक्टर स्टेबल है। यानी कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ मतलब क्या है? अगर मान लो आपके आसपास में 4 घर है तो एक घर डे बाय डे ग्रो करे जा रहा है, इनकम बढ़ी जा रही है, बाकी 3 सेक्टर्स की इनकम नहीं बढ़ रही। जैसे ऑल ओवर इंडिया अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है ना, जॉब्स वगैरह लॉस्ट हो रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 38 ईयर पास्ट के 38 ईयर की लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है इस टाइम वहां पे। लार्जेस्ट लास्ट 38 ईयर्स की, 2-4-5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। इससे पहले लास्ट बिगेस्ट रिसेशन कब आया था? 2008 के अंदर आया था। उस टाइम बहुत सारे यूएसए के बैंक क्लोज डाउन हो गए थे। ठीक है, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया के अंदर क्या थी? अनबैलेंस्ड ग्रोथ चल रही थी वहां पे। द टेबल शोइंग द अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वर इक्वली डेवलप्ड। हम बैलेंस ग्रोथ कब कहेंगे? 3 सेक्टर है भाई, एग्रीकल्चर में 40% लोग लगे हुए हैं, उसमें टेरिटरी के अंदर 30% लगे हुए हैं एंड सेम 30% इज आल्सो इन सेकेंडरी सेक्टर, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? बैलेंस ग्रोथ हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 73% एग्रीकल्चर के अंदर, है ना, रिमेनिंग 10% 17% टेरिटरी सेक्टर में। ठीक है, अनबैलेंस ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट मींस नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हो गया हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था, है ना। तो अनबैलेंस ग्रोथ हो रही थी इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ थे या नहीं थे? जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने 2 चीजों में डिवाइड कर दिया, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सेकंड है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। या फिर क्या बोल सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज एंड सोशल चेंज। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो इकोनॉमिक चेंज लेके आते हैं, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो सोशल चेंजेस लेके आते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस में क्या क्या आता है? नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड पावर जनरेशन। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, सोशल चेंजेस एलिमेंट के, नंबर 1 क्या आ गया इसके अंदर? एजुकेशनल सेक्टर, सेकंड आ गया हेल्थ सेक्टर, थर्ड आ गया हाउसिंग फैसिलिटीज। तो ये सेक्टर 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिए। ठीक है, विच सॉ द फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि यही 2 सेक्टर क्या करते हैं? किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फाउंडेशन, मतलब आधार है, इसके बेस पे ग्रो करती है कोई कंट्री। इनकी सिचुएशन कैसी थी? कि दोनों की दोनों बड़े ही लोएस्ट लेवल पर थी। अगर थी भी तो इसके बेनिफिट के लिए थी, तो बेनिफिट टू द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट। ओके, द स्टेट ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, रेलवे वाज डेवलप्ड टू द ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, सबसे पहले उस टाइम पे हमारे पास रेलवे डेवलप थी, सब वेरी वेरी गुड, बट रेलवे किसके बेनिफिट के लिए थी? टू ट्रांसपोर्ट द फिनिश गुड फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री। यानी कि ब्रिटेन से जो सामान आया पोर्ट पे, वो अलग अलग स्टेट में पहुंचाने के लिए काम आती थी। ओ माय गॉड, हमारे फायदे के लिए नहीं थी। ओके, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं थी। सेकंड, पोर्ट वर डेवलप्ड टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन। सेकंड, बहुत सारे पोर्ट डेवलप करे। पोर्ट समझते हो भाई, जहाँ पे आपका शिप, वाटर वाला जो शिप होता है वो स्टे करता है, सारा सामान लोड और अनलोड होता है। तो बहुत सारे पोर्ट डेवलप करे, किसके लिए डेवलप करे?
टू एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स। ये बस इसलिए डेवलप करे इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं कि यहाँ से रॉ मटेरियल उनके शिप में लोड हो सके, वहां से जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आई है वो अनलोड हो सके। ये मेन ऑब्जेक्टिव था जो डेवलप द पोर्ट इन द इंडिया में इसीलिए पोर्ट डेवलप किए थे। थर्ड पॉइंट, पोस्ट एंड टेलीग्राम। उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राम को डेवलप किया, बट किसके लिए? क्या हमारे आपस में बातचीत करने के लिए, हमारे चीजें पोस्ट करने के लिए? नहीं, टू एडमिनिस्ट्रेट द ब्रिटिश रूल ऑल ओवर द इंडिया, जिससे कि पूरी की पूरी इंडिया के अंदर ब्रिटेन के रूल्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली एप्लीकेबल होते रहे। ठीक है, तो पोस्ट एंड टेलीग्राम डेवलप था। थर्ड बोला रोड्स आर डेवलप्ड। रोड डेवलप करे, क्यों डेवलप करे? टू फैसिलिटेट द ब्रिटेन गवर्नमेंट, मींस इंडिया के अंदर जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, दे कैन सप्लाई द रॉ मटेरियल टू द पोर्ट, जिससे कि वो अलग अलग स्टेट से रॉ मटेरियल को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाए, रेलवे स्टेशन से पोर्ट तक पहुंच सके। इसलिए उन्होंने रोड एंड रेलवे को डेवलप किया। यानी कि जितनी भी चीजों की डेवलपमेंट हुई है उसमें से एक भी इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं हुई, टोटली टू दी ब्रिटेन गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए करा गया सारा का सारा काम। ओके, ब्रीफली सम मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज नॉट डिनेड। मेरा काफी सारे डेवलपमेंट हुए, इसको मना नहीं कर सकते आप कि भाई नहीं कुछ भी डेवलपमेंट हुई, बट द मोटिव बिहाइंड द चेंज आर नॉट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन उसके जो डेवलपमेंट करने का जो मोटिव था वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना नहीं था। द इंडियन rather its growth and development of the Britain economy, colonial exploitation। बट उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये सब इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करके ब्रिटेन को डेवलप कर सके, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, इंडस्ट्रियल स्टेबलाइज करेंगे, वहां से सामान बना के यहाँ बेचेंगे, रेवेन्यू कमा के ब्रिटेन लेके जाएंगे। यानी कि टोटली किसको बेनिफिट देना चाह रहे थे? वो टोटली ब्रिटेन अपनी कंट्री को, इंग्लैंड को अपना वो डेवलप करना चाह रहे थे। यानी कि उनका मेन मोटिव क्या था? इंडिया में डेवलपमेंट करना नहीं, ब्रिटेन को डेवलप करना। और ब्रिटेन को डेवलप करने के लिए इंडिया में भी कुछ डेवलपमेंट करनी पड़ी उन्हें, क्योंकि बेसिक नीड तो वहीं से पूरी हो रही थी उनकी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था हमारा, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा जो हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर था। ओके, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? Was there any positive impact on the of the British rule in India? क्या ब्रिटिश रूल का इंडियन इकोनॉमी पर कुछ भी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, कुछ बेनिफिट की बात भी हुई उससे? तो उसमें बात करते हैं। सर्टेनली नॉट। आप मेनली कहेंगे नहीं से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हुई, कुछ हमारे माइंडसेट चेंज हुए उसकी वजह से, तो उसको हम गो थ्रू करते हैं। वही देखो क्या लिखा है, सर्टेनली नॉट if the impact of the Britain rule is studied with reference to the motive of the Britain government in India. The motive was clear and focused. It was colonial exploitation of the Indian economy. However, the means of achievement yield comes some positive side effect. लेकिन अगर हम देखें कि भाई साहब की ब्रिटेन गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट थे, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, तो टोटली आप मना करोगे नहीं कोई बेनिफिट नहीं हुए। लेकिन फिर भी अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट के मोटिव को हम एक तरफ रख दें, फिर भी अगर हम कुछ देखते हैं, उनके मोटिव को साइड कर दें, फिर भी अगर हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट दिखते, तो पॉइंट की बात को तो हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिखे। तो पहला पॉइंट क्या है आपके पास? नंबर 1, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स ने कमर्शियल आउटलुक स्टार्ट कर दी। यानी कि पहले फार्मर्स क्या करते थे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि कितना प्रोड्यूस करते थे जी, हमारे फैमिली में 10-20 जितने बंदे हैं वो सब अच्छे से खा पी सके। ठीक है भाई, हमारे जो एनिमल्स हमने पाले हुए हैं, है ना, यानी कि जो जानवर, गाय, भैंस, बकरी जो भी उन्होंने पाली हुई है, उन सब के खाने के लिए अनाज क्रिएट हो जाए। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ करते थे, थोड़ा सा और करते थे टू एग्जीक्यूट द बार्टर सिस्टम ऑफ द गुड्स, जिससे कि वो बार्टर सिस्टम से कुछ सामान एक्सचेंज करना पड़े तो सामान को एक्सचेंज कर सके। यानी कि उस टाइम तक हमारा मेन फोकस क्या था? ब्रिटेन गवर्नमेंट के आने से पहले हमारा बस फोकस क्या था? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आत्मनिर्वाह खेती। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन गवर्नमेंट आई तो फार्मर्स क्या समझ गए?
कमर्शियलाइजेशन यानी कि हम अपनी भाई फसल को बेच भी सकते हैं क्या, इस फसल को बेच के पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कमर्शियल आउटलुक हो गई, जैसे क्या लिखा बुक की लैंग्वेज में, forced commercialization of agriculture under the British rule exposed the subsistence farming to uncertainty of the market. True, but it leads to be gradual change in the outlook of the farmers. इससे farmers के outlook में change आया, क्या change आया? The farmers start considering market price of the produce as an important determinant of their production decision. यानी कि अब वो क्या करते थे कि भाई किस सामान का मार्केट प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को डिसाइड करते थे क्या हमें प्रोड्यूस करना है। यानी कि टोटली कुछ नहीं कहना चाह रहे, जैसे बात कहना चाह रहा है कि फार्मर्स अपने फसल का, अपनी एग्रीकल्चर का, अपने फार्मिंग का, उसको क्या कर रहे थे, प्राइस डिटरमाइन करना उनको आ गया कि हाँ इसको हम बेच सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही रेलवे आई, रोड डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो गए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हुआ, इन सबसे क्या हुआ, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई कि भाई रोड बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगी, पोस्टेज होगी, तो सबके लिए क्या चाहिए, वर्कर्स चाहिए। तो वर्कर उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट के सोर्स मिलने लग गए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प मिली हमें, ठीक है। थर्ड, कंट्रोल ऑफ फैमिन्स करने में हेल्प मिली हमें, ठीक है। थर्ड, कंट्रोल ऑफ फैमिन्स, क्योंकि ब्रिटेन ने ऑलमोस्ट सभी स्टेटों में रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया था। अगर कहीं पे भी कोई भी अकाल पड़ता था तो बहुत लंबे टाइम तक, फैमिन मतलब अकाल पड़ना, तो लंबे टाइम तक नहीं फैल, स्ट्रेवेशन भूखमरी फैलती थी, तो लंबे टाइम तक नहीं फैल पाती थी। क्यों? कि जल्दी से वहां पे राहत सामग्री पहुंच जाती थी, है ना। दैट इज कॉल्ड, वहां पे क्या होना स्टार्ट हो गया, कंट्रोल ऑफ फैमिन्स। फैमिन्स कंट्रोल स्टार्ट हो गया क्योंकि रेलवे जल्दी से सामान पहुंचा देती थी, प्लस पोस्टेज टेलीग्राम जल्दी से पहुंच जाता था कि यहाँ पे फैमिन स्टार्ट हो गया, अकाल पड़ने स्टार्ट हो गया। तो इसलिए उनके जो टर्म थी ऑफ फैमिन्स की, जो लॉन्ग टर्म जो होते थे बहुत लंबे लंबे टाइम तक, कई साल तक चलते थे, वो अब कुछ महीनों तक ही सिमट कर रह गए थे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटेन गवर्नमेंट के आने से पहले हम क्या करते थे, भाई सामान दिया बदले में दूसरा सामान ले लिया, गेहूं देके कोई फ्रूट्स परचेज कर लिया, हमने कोई दूसरा ग्रेन दिया बदले में कोई ड्रेस परचेज कर लिया, यानी कि टोटली बार्टर सिस्टम पे फोकस होता था, एक सामान देके दूसरा सामान ले लेते थे, है ना। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, इंग्लैंड वाले लोग इंडिया में आए, हमारे यहाँ के लोगों ने एक्सचेंज सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया, यानी कि बार्टर सिस्टम नहीं, सामान दो पैसे लो, ठीक है, मनी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज टू द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज। ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेट डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इससे क्या होने लग गया, जैसे मनी वैल्यू हाथ में आने लगी तो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी, इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी लोगों ने, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अभी तक क्या होता था, इंडिया के अंदर कोई एक राजा एक पर्टिकुलर एरिया को ऑपरेट करता था, संभालता था, है ना। लेकिन ब्रिटेन ने क्या करा, एक जगह बैठकर ऑल ओवर इंडिया अपने रूल एप्लीकेबल कराए। मींस इंडिया को क्या समझ में आ गया, तब से इंडिया के अंदर राष्ट्रपति सिस्टम आ गया, है ना। अब अभी क्या हो रहा है कि पूरे देश का राष्ट्रपति है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे हम, है ना। जैसे हमारे अभी क्या, हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन होता है हमारे पास, जल्दी बताएंगे, कौन होता है, राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति क्या बोलते हैं हम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि द ब्रिटेन गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट ए लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस सर्व एज रेडी रेफरेंस फॉर द आवर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर। जो कि हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन जो नेता थे, उनके लिए एक रेडीमेड सिस्टम छोड़ के चले गए थे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स की बात करी हमने, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। इसके लास्ट में कुछ आपको 5 to 7 to 8 कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको असाइनमेंट के लिए, क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए अपने तरीके से, आपने जितना अंडरस्टैंड करा है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।